अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। डिफाइन डिस्कॉइडल क्लीवेज। ये भी कई मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि डिस्कॉइडल क्लीवेज कैसे किसे कहते हैं। क्लीवेज का मतलब है कि जाइगोट के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होती है उसके नतीजे में ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, उस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। तो डिस्कॉइडल क्लीवेज का क्या मतलब है? जो बर्ड्स के अंदर क्लीवेज होती है, ये एक छोटी सी डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर कन्फाइंड यहां तक क्लीवेज मौजूद होती है। चूंकि बर्ड्स के अंदर क्लीवेज एक स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है, इस वजह से इसे डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। क्लियर मेरे बेटे? अगला क्वेश्चन देखिए जी। एनालिस्ट की इवेंट्स इन एनिमल डेवलपमेंट। दो मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि एनिमल डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं उनके नाम लिखिए। गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहले, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्लीवेज, फिर गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर ग्रोथ। ये 6 की इवेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। डिफाइन मोरूला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन चिक। जब क्लीवेज होती है तो क्लीवेज के नतीजे में ब्लास्टोमेर्स का एक क्लोजली पैक्ड मैस बनता है, एक डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल्स बनता है। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। दिस डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल्स जब बनती है तो इस स्टेज को मोरूला स्टेज बोलते हैं। क्लियर? तो इस मोरूला स्टेज में ब्लास्टोमेर्स की अमूमन 2 या उससे ज्यादा लेयर्स होती हैं जिन्हें ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। तो इनके अंदर जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो यूं है कि जो सेंटर में सेल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, जबकि ये मार्जिनल एरियाज पर जो सेल्स होते हैं ये लार्ज, फ्लैटेंड और अनडिफाइंड होते हैं। क्लियर? तो ये आपने 5 पॉइंट्स मोरूला स्टेज के याद कर लेने। अगला क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज ब्लास्टूला एंड ब्लास्टोडर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोरूला स्टेज इतनी लंबी नहीं होती, बहुत ही मुख्तसर सा दौरानिया होता है और फौरी तौर पर ब्लास्टूला स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लास्टूला स्टेज यानी मोरूला के बाद जब ब्लास्टूला आता है तो ब्लास्टूला को ब्लास्टूला कब कहते हैं? जब ब्लास्टोसील बन जाए। ये यॉक है, यॉक और ब्लास्टोडर्म के दरमियान जब ये कैविटी बन जाएगी ना, सेगमेंटेड कैविटी, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। जो ही ये कैविटी बन जाएगी तो अब ये मोरूला नहीं रहेगा बल्कि ब्लास्टूला बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये ब्लास्टोसील के ऊपर ये जो डिस्काइडल कैप ऑफ सेल है ना, इसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो ये दोनों फर्क ज़हन में रख लो, ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टूला, या इवन ब्लास्टोसील और ब्लास्टोडर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों तरह से आंसर यही बनता है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बेटे मेसोडर्म जब स्प्लिट होती है, ये देखें मेसोडर्म में ये स्प्लिट होकर 2 लेयर्स बना रही है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर लेयर को एपीब्लास्ट कहते हैं और लोअर लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। So epiblast is the upper layer of cells of blastoderm. ब्लास्टोडर्म की जो अपर लेयर है, जब स्प्लिट होने के बाद जो अपर लेयर बनती है वो एपीब्लास्ट है, और ये फ्यूचर की एक्टोडर्म है, यानी फ्यूचर में ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाती है। जबकि हाइपोब्लास्ट जो लोअर लेयर है ये फ्यूचर में एंडोडर्म बनाएगी, यानी इट इज मेनली प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। चूंकि बर्ड्स के अंदर मेसोडर्म के सेल्स माइग्रेट होते हैं, इनवेजिनेट नहीं होते, एम्फीबियंस के अंदर मेसोडर्मल सेल्स इनवेजिनेट होते हैं, जबकि चिक के अंदर और बाकी बर्ड्स के अंदर मेसोडर्म के सेल्स माइग्रेट होते हैं। और जब वो सेल्स माइग्रेट होते हैं तो चिक एम्ब्रियो की मिड लाइन में एक थिकनिंग क्रिएट होती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ये देखें, मेसोडर्मल सेल्स यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं, और जब ये माइग्रेट होते हैं ना मीडियल और कॉर्डल साइड पर, तो उस वक्त ये सेंटर में इसकी मिड डॉर्सल लाइन में एक थिकनिंग
एक पट्टी, एक लकीर सी वजूद में आती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन जी, व्हाट इज हैंसन्स नोड? सरगोदा बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज हैंसन्स नोड? प्रिमिटिव स्ट्रीक जो भी हमने देखी है, उसके स्फेलिक एंड पर कुछ सेल्स इकट्ठे होकर एक एग्रीगेट बनाते हैं, एक लोकल थिकनिंग बनाते हैं जिसे हैंसन्स नोड कहते हैं। ये देखो प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रूव के इस स्फेलिक एंड पर कुछ सेल्स एग्रीगेट होकर एक लोकल थिकनिंग बनाते हैं जिसे हैंसन्स नोड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। आगे जी, डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया पेलुसिडा एंड एरिया ओपेका। इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये ब्लास्टोडर्म जब स्प्लिट होती है ना गैस्ट्रुलेशन के दौरान, ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है। अब यहां पर ये सेंटर में जो सेल्स हैं, इनके नीचे और यॉक के दरमियान एक पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप होता है। इस पूल ऑफ फ्लूइड के डेवलप होने की वजह से ये जो एरिया बन जाता है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है, शफाफ होता है, इसलिए इसको एरिया पेलुसिडा कहते हैं। A pool of fluid develops under the central cells of blastoderm. It gives the area a translucent appearance. That's why it is known as area pellucida. और ये जो मार्जिनल एरियाज पर सेल्स हैं, ये यॉक के साथ अटैच्ड होते हैं और अटैच होने की वजह से इनकी अपीयरेंस थोड़ी डार्क सी होती है, इस वजह से इन्हें एरिया ओपेका कहा जाता है। The peripheral part of blastoderm is not separated from the yolk. It is dark area and called area opaca. It's okay मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए, What are somites? हैंसन्स नोड से जो डोर्सल मेसोडर्म है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड होकर सोमाइट्स बनाती है जो बाद में मसल्स डेवलप करते हैं। ये देखें, ये हैंसन्स नोड से ये सोमाइट्स बन रहे हैं, यानी जो डोर्सल साइड्स पर मेसोडर्म है वो ऑर्गेनाइज होकर सोमाइट्स बना रही है, और जो लेटरल मेसोडर्म है वो स्प्लिट होकर सोमैटिक और स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म बना रही है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्लैंकनिंग एंड सोमैटिक मेसोडर्म। अभी मैंने आपको बताया कि सोमैटिक एक्चुअली आउटर लेयर है, यानी जब लेटरल मेसोडर्म स्प्लिट होती है तो उसकी जो आउटर लेयर है वो सोमैटिक मेसोडर्म बनती है, जो कि एक्टोडर्म के साथ एसोसिएटेड होती है, और इसे पेरिटल मेसोडर्म भी कहा जाता है। स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये विसरल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, एटसेट्रा, उनकी एपिथेलियल कवरिंग बनाती है, जिसको मेसोथेलियल कवरिंग भी कहा जाता है, और स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म को विसरल मेसोडर्म भी कहा जाता है। ये देखो, आपने पहले सोमाइट के बारे में देखा, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसके अलावा ये जो लेटरल मेसोडर्म है, ये क्या बना रही है? सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म। ये सोमैटिक मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ एसोसिएटेड है, और जो स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म है ये एंडोडर्म के साथ लय कर रही है। डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रोसील एंड न्यूरोसील, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसील के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं। द कैविटी इनक्लोज्ड इन न्यूरल ट्यूब, ये जब न्यूरल ट्यूब है, जब ये क्लोज हो जाती है तो इसके अंदर जो कैविटी है ना, उसे न्यूरोसील कहते हैं। जबकि गैस्ट्रोसील, द कैविटी गैस्ट्रुलेशन के दौरान यॉक और एंडोडर्म के दरमियान जो कैविटी होती है उसे गैस्ट्रोसील कहते हैं। इसी को प्रिमिटिव गट भी कहते हैं, जो बाद में डेवलप होकर प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक बनाती है। अगला क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोला एंड न्यूरोसील। न्यूरोसील आप पहले देख चुके हो। न्यूरोला क्या है? जब 24 घंटे का चिक एम्ब्रियो हो जाता है तो उस वक्त उसकी न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग्स वाज़ेह तौर पे नजर आती हैं। जब न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त उसे न्यूरोला कहा जाता है। ये न्यूरल प्लेट है, और जब ये इन्वेजिनेट होती है तो ये उसकी फोल्डिंग्स है।
24 घंटे के एम्ब्रियो में ये न्यूरल फोर्स वाज़े तौर पे नजर आती है और उस वक्त एम्ब्रियो की इस स्टेज को न्यूरुला कहा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोलेशन एंड न्यूरोसील। देखो न्यूरोसील से काफी सारे क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो न्यूरोलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। नर्वस सिस्टम के बनने के अमल को न्यूरोलेशन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से एमसीक्यूज देखते हैं। Write the names and functions of 4 types of cytoplasm in the fertilized egg of a CTL. 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। 4 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म है जी सीडीएन में। क्लियर साइटोप्लाज्म, ये क्या बनाता है? लार्वल एपिडर्मिस। येलो साइटोप्लाज्म मसल सेल्स बनाता है। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गट बनाता है। ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब बनाता है। ये चारों टाइप्स आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। वो 2 के बारे में भी पूछ सकता है और इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज तो तकरीबन लाजमी आ जाता है। तो ये चारों टाइप्स और ये क्या बनाती हैं, अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। उसके बाद ये रीजनरेशन। डिफाइन रीजनरेशन विद एग्जांपल। लाहौर बोर्ड 2018, भावलपुर बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आया गया। द एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। कि बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है या ज़ाय हो गया है, उसको दोबारा रिकवर करना, अगर इंजर्ड है या ज़ाय हो गया तो उसे दोबारा रीगेन, नए सिरे से बनाना, इस एबिलिटी को रीजनरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल स्पंजेस। स्पंजेस का अगर कोई पार्ट टूट गया है ना तो वो उसे दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। इवन वो टूटा हुआ हिस्सा भी रीजनरेट होकर दोबारा इंडिविजुअल बन सकता है। और इसी तरीके से अर्थ फॉर्म है, उनका अगर हेड रिमूव हो जाए तो अपना दोबारा नए सिरे से हेड बना लेते हैं। अगर सर कट गया है तो वो अपना सर ही रीजनरेट कर लेते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया जी सरगोदा बोर्ड 2015 में। राइट रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। देखते हैं जी स्पंजेस, हम पहले भी देख चुके हैं। दे नॉट ओनली रिप्लेस द लॉस्ट पार्ट बट एनी पीस ऑफ बॉडी इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ कंप्लीट स्पंज। यानी अगर कोई पीस टूटा है ना, एक तो वो बॉडी उसी पीस को दोबारा रीजनरेट कर लेगी, और सिर्फ वो ही रीजनरेट नहीं करेगी, जो पीस टूट गया है वो भी ग्रो करके मुकम्मल कंप्लीट इंडिविजुअल नए सिरे से बन जाए। उसके बाद ये लॉबस्टर्स, इनके अंदर सलाहियत होती है कि वो अपने क्लास को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। अर्थवर्म हम पहले बता चुके हैं कि वो अपने हेड को रीजनरेट कर लेते। इसी तरीके से स्टार फिश, अगर उनका कोई आर्म कट जाए तो वो सेंट्रल डिस्क से अपने आर्म को रीजनरेट कर लेती है। तो ये अर्थवर्म की 4 एग्जांपल्स, इनवर्टिब्रेट्स की 4 एग्जांपल्स आपने याद रखनी। उसके बाद जी मुल्तान बोर्ड 2017, भावलपुर बोर्ड 2017, डीजी खां बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आए। व्हाट आर नियोब्लास्ट एंड व्हाट इज देयर रोल इन डेवलपमेंट। नियोब्लास्ट क्या है? रीजनरेशन के दौरान फ्लैट वर्म्स यानी प्लेनेरिया वगैरह के अंदर कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, और जब कोई पार्ट ज़ाय हो गया या इंजर्ड हो गया तो उस साइट ऑफ एम्पुटेशन पर ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स माइग्रेट करते हैं और वहां पर डिफरेंशिएट होकर उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। यानी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ना, मीन वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो इनके अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। तो जहां पर कोई हिस्सा कट जाए उस कटे हुए हिस्से पर ये माइग्रेट करेंगे, ये जो नियोब्लास्ट हैं, जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और जब वहां पर पहुंचेंगे, अब चूंकि वो एक कटा हुआ हिस्सा दोबारा बनाना है तो उसके लिए फिर डिफरेंशिएट होना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स वहां जाकर डिफरेंशिएट होकर उस हिस्से को रीजनरेट कर लेते हैं। हाउ डज रीजनरेशन अकर? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बच्चे अमूमन मिस कर जाते हैं।
In some organisms like flatworms, unspecialized cells are present. न्यूब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, कटे हुए हिस्से वाली जगह पर पहुंचेंगे, वहां पर डिफ्रेंशिएट होकर नए सिरे से उस हिस्से को रीजनरेट कर लेंगे, स्पेशलाइज सेल्स बना देंगे। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जैसा कि स्लेमेंडर्स है, वहां पर अनस्पेशलाइज सेल्स मौजूद नहीं होते। वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले कटे हुए हिस्से पर जो ऑलरेडी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ना, वो पहले डी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। यानी पहले वो स्पेशलाइज थे, तो स्पेशलाइज से वो अनस्पेशलाइज्ड हुए, यानी डी डिफ्रेंशिएट हुए। जब वो अब अनस्पेशलाइज हो गए, अब दोबारा नए सिरे से उस कटे हुए हिस्से को रीजनरेट करने के एतबार से वो दोबारा डिफ्रेंशिएट होंगे और रीजनरेशन होगी। तो ये ज़हन में रहे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसा कि फ्लैटवर्म्स के पास ऑलरेडी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कटे हुए हिस्से पे माइग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट होकर स्पेशलाइज सेल बनाएंगे। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास अनस्पेशलाइज सेल्स नहीं है, तो उनके पहले जो स्पेशलाइज सेल्स हैं वो पहले डी डिफ्रेंशिएट होंगे और फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट होकर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएंगे। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद ये नॉर्मल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेराटोलॉजी एंड ट्राटोलॉजी। अच्छी तरीके से में रख लें। टेराटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of abnormal development. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें abnormal development को स्टडी किया जाता है उसे टेराटोलॉजी कहते हैं। और ट्राटोजेंस किसे कहते हैं? वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो abnormal development काज करते हैं उनको कलेक्टिवली ट्राटोजेंस कहते हैं। यानी जो काजिंग फैक्टर्स हैं वो ट्राटोजेंस हैं और इस abnormal development की को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो टेराटोलॉजी। उसके अलावा माइक्रोसेफली वगैरह, क्लेफ्ट पैलेट, इनको एक मरतबा देख लें। तो ये चंद शार्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।